ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हम रैंडम वेरिएबल को हमने स्टडी किया था तो उसको हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम पढ़ रहे थे। अब ये एक्सरसाइज करते हैं हम, और इसकी एक्सरसाइज है आपकी बुक की 3.3 है। तो इसमें जो W है ये रैंडम वेरिएबल गिविंग द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो आप एक कॉइन को जब आप 3 दफा टॉस करते हैं तो उसके ऊपर आपने एक रैंडम वेरिएबल W डिफाइन किया है। ये रैंडम वेरिएबल क्या है आपके पास? ये नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स है। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है अब लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस। सैंपल स्पेस एस के एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं। तो जब हम एक पॉइंट्स को 3 दफा टॉस करते हैं तो ये आपकी सैंपल स्पेस जनरेट होती है एच एच एच, यानी तीनों हेड है, इसी तरह टी 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 तक। और ये जो हर सैंपल पॉइंट है इसके साथ हमने जो है इस रैंडम वेरिएबल W की वैल्यू को असाइन करना है। तो याद रखें जो भी रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल W है, और जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जो कि स्मॉल W है। ठीक है, तो W जो है नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स है। तो अब जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी W की, मैंने टेबल बना के शो किया। अगर ये आउटकम H H H है तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 3 है और नंबर ऑफ टेल्स आपके पास 0 है। तो W की जो वैल्यू होगी 3 माइनस 0 3 होगी। इसी तरह H H T है, इसमें नंबर ऑफ हेड्स 2 है आपके पास और नंबर ऑफ टेल्स इसमें 1 है। तो जो W है नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल, तो वो 2 माइनस 1 वो 1 है। इसी तरह ये जो लास्ट में आपके पास आउटकम है इस सैंपल स्पेस का टी टी टी, इसके लिए W की वैल्यू क्या होगी? इसमें नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 0 है, कोई हेड नहीं है, नंबर ऑफ टेल्स 3 है, तो 0 माइनस 3 W की वैल्यू जो है -3 होगी। ठीक है, अब आ जाए 3.4 है आपके पास। इसमें आप एक कॉइन को आप फ्लिप करते हैं अंटिल 3 हेड्स इन सक्सेशन ऑकर। उस वक्त तक आप उसको फिलिप करते हैं जब तक आपको 3 हेड्स एक साथ हासिल नहीं हो जाए। तो बोला लिस्ट ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस दैट रिक्वायर्स 6 और लेस टॉसेस और इज दिस ए डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप जो है सिर्फ वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हमने लिस्ट करने जिसमें सिर्फ 6 या उससे कम टॉस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब जैसे हो सकता है पहली ऑप्शन आपके पास क्या हो कि शुरू के तीनों जो आप टॉस करें उसमें हेड आ जाए एच एच एच, तो फिर आप ये एक्सपेरिमेंट जो है खत्म कर देंगे। जब आपको 3 हेड एक साथ मिल जाएंगे तो ये जो आउटकम होगा एच 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 होगा। या हो सकता है कि पहले टेल आए उसके बाद आपको 3 हेड मिले, या हो सकता है कि आपके पास जो है एच टी एच एच, ये आउटकम इसमें नहीं होगा क्योंकि 3 हेड इसमें कंसेक्यूटिव नहीं है। इस तरह एच एच टी है जिसमें 3 हेड तो है लेकिन 3 हेड इसमें कंसेक्यूटिव नहीं है, तो ये आउटकम भी इसमें नहीं होगा। इस तरह एच एच डी टी है जिसमें भी 3 हेड है लेकिन 3 हेड इसमें कंसेक्यूटिव नहीं है, तो ये आउटकम भी जो है आपके पास नहीं होगा। कौन सा आउटकम इसमें पॉसिबल हो सकता है? जैसे आपके पास 2 टेल आए और उसके बाद जो है आपको 3 हेड मिले। ठीक है, और कौन सा आपको आउटकम मिल सकता है कि आपको 3 टेल्स मिले और उसके बाद आपको 3 हेड मिले। तो ये इसके जो है पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। याद रखें ज्यादा से ज्यादा आपने 6 टॉस करने हैं, 6 से कम, 6 और लेस टॉसेस। तो या तो 3 टॉस में आपको मिल सकता है एच एच एच, या 4 टॉस में के पहले टेल और 3 हेड हो, या पहले 2 टेल्स हो 3 हेड हो, ये 5 टॉस हो गए, और 3 टेल और 3 हेड हो, 6 टॉस आपके पास हो गए। तो ये जो है आपके पास सैंपल स्पेस है, इसमें और कोई फर्दर एलिमेंट नहीं होगा। तो ये जो सैंपल स्पेस है इसके जो एलिमेंट्स है वो हम काउंट कर सकते हैं, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब आ जाए, अब अगर कोई आपको फंक्शन गिवन है और आपको ये चेक करना है कि वो फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं है। तो आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वो क्या होती है? जो किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसका एफ एक्स, किसी भी वैल्यू एक्स पर इसकी जो वैल्यू होती है वो जो रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू एक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम एफ एक्स की मदद से जो है कैलकुलेट करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसलिए हम इसको नाम रखते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बताता है हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के अपीयर होने की। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो ये नॉन नेगेटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो इसकी तमाम वैल्यूज का सम जो होगा वो इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसके लिए जो दूसरे नाम हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी, हम इसको कहते हैं PMF। क्योंकि जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हम मास का वर्ड यूज करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मास होती है। तो अब अगर आपको चेक करना है कि कोई गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, किसका चेक करेंगे? ये दो प्रॉपर्टीज आप चेक करेंगे उसमें। पहली प्रॉपर्टी के वो सारी वैल्यूज उसकी नॉन नेगेटिव हो, और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी सारी वैल्यूज का सम 1 हो। अब जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, तो इसमें बोला चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन और नॉट। ये फंक्शन आपको दिया हुआ fx इज इक्वल टू 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 10। इसमें x की वैल्यूज जो है 1 2 3 4 हैं। तो हम x की वैल्यूज इसके अंदर बारी बारी पुट करके इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। f1 हमने निकाला, x की जगह 1 पुट करके ये 2/5 आ गया। इस तरह x की जगह हमने 2 पुट किया है तो 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, ये फंक्शन की वैल्यू 2 पर आ गई है। इस तरह x की जगह हमने 3 पुट करके f3 और f4 निकाल लिया। तो हम देख रहे हैं इसमें कोई भी वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं हो सकता, बात वहीं खत्म हो जाती है, हम लिख देते कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं कि नो वैल्यू इज नेगेटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो अब हमने ये प्रॉपर्टी चेक करनी है दूसरी, कि क्या इस फंक्शन की तमाम वैल्यूज का जो सम है वो 1 है या नहीं। अगर 1 होगा तो फिर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो हम इसकी तमाम वैल्यूज का सम f1 f2 f3 f4 जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ऊपर वैल्यूज निकाली हुई है, उनको पुट करके मैंने जब इसका सम लिया तो सम 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो fx है वो एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जब आपको ये चेक करना हो कि कोई फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो उसके लिए पहली चेकिंग ये है कि उसमें कोई वैल्यू नेगेटिव ना हो, और दूसरी ये आपने चेक करना है उसकी तमाम वैल्यूज का सम जो है 1 हो। ठीक है, अच्छा अब इस तरह ये और क्वेश्चन है इससे मिलते जुलते प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मुतालिक है कि डिटरमाइन द वैल्यू c सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन सर्व एज ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। तो c की वैल्यू मालूम करें, c की वैल्यू जिसके लिए ये जो फंक्शन है ये रैंडम वेरिएबल x के प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाए। तो अब इसमें हमें पता है कि एक जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तमाम वैल्यूज का सम 1 होता है। ठीक है, तो हम fx की तमाम वैल्यूज का सम 1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे और c निकाल लेंगे। तो अब इसके अंदर जैसे पार्ट ए में करवा रहा हूँ, इसमें जो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो 0 1 2 3 हैं। तो हम बारी बारी अगर इस फंक्शन के अंदर ये पुट करें तो हमने सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx को 1 के बराबर सेट किया है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी है, यानी f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3 इज इक्वल टू 1। अब f0 निकाल लें तो ये fx के अंदर x की जगह 0 रख दें तो 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू सी। फिर f1 निकाल लें, x की जगह 1 पुट कर दें, c इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4। फिर f2 में x की जगह 2 रख दें, c इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4। इस तरह f3 में x की जगह भी 3 रख दें। अब इसको सॉल्व कर लें, 0 स्क्वायर प्लस 4 ये 4 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 ये 5c हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 ये 8c हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13c। तो यहाँ से c हमारे पास आ गया 1/30। तो इसको हमने इस फंक्शन में पुट कर दिया है, गिवन फंक्शन में c की जगह 1/30। तो ये हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो मिल गया है। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी है इसका, वो आप खुद करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को स्टडी किया है। अब आ जाए, अब जो नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है वो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या CDF, C फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको याद होगा, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, वो क्या होती है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू ए वैल्यू। इसी तरह जब हम क्यूमुलेटिव का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने सम लेना है, हमने मजमूई वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है CDF, इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और ये डिफाइन किया जाता है किसी रैंडम वेरिएबल x के लिए। जो PDF होता है वो स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। तो दोनों में फर्क याद रखें, fx स्मॉल f x ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है PMF, और जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कैपिटल FX से CDF। तो fx क्या है? ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू x है, यानी जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट x हम डिफाइन करेंगे, तो ये जो वैल्यू x की है यहाँ तक जितनी भी आपके पास प्रोबेबिलिटीज है ये उनका सम है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू x, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू x का मतलब क्या है? fx जो है वो प्रोबेबिलिटीज, उन प्रोबेबिलिटीज का सम है रैंडम वेरिएबल की जो लेस देन x हो या इक्वल टू x हो। तो प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू और लेस देन x
इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम है दैट इज इक्वल टू सी डी एफ कैपिटल एफ एक्स। तो ये क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज है और जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज है वो हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स से मालूम होती है। तो हम ये करेंगे जो स्मॉल एफ एक्स है जो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज के बराबर है उसकी तमाम वैल्यूज का सम हम ले लेंगे अप टू एक्स, तो ये हमें CDF मिल जाएगा। तो CDF है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू एक्स। अब यहाँ पे जो x है आपके पास उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, यानी पूरे रियल लाइन के ऊपर कहीं से कहीं भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जनरली जब हमने पूरे रियल लाइन डिफाइन करनी हो या ये बताना हो कोई जनरल आपको इंटरवल बताना हो तो वो हम बताते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पूरी रियल लाइन है। तो x कैन बी एनीवेयर ऑन दिस रियल लाइन। तो अब जैसे यानी fx जो है जो CDF है आपके पास किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, वो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज लेस देन और इक्वल टू x है। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू लेस देन x। अब जैसे हम एग्जांपल करते हैं, जैसे फर्स्ट करें ये जो है अभी हमने पार्ट ए में जैसे निकाला था, ये आपके पास जो है PDF है, सॉरी ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स 1/30 x स्क्वायर प्लस 4, जिस के लिए x की वैल्यू 0 1 2 3 है और x की किसी भी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, आपके पास क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन निकालना है CDF, जिसकी डेफिनेशन क्या है दैट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू x या समेशन fx। तो अब जैसे f0 निकालना है, x की जगह अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो तमाम प्रोबेबिलिटीज जो 0 तक है उनका सम, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटीज ऑफ x अप टू 0। तो अब बताए 0 तक एक ही वैल्यू है 0, तो ये है समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू 0 या जस्ट P0, इसमें एक ही वैल्यू है, या f0। तो अब f0 हम यहाँ से रख के अगर कैलकुलेट करते हैं इस fx पे, अगर मैं x की जगह 0 रखूँ 1/30 0 स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/30 या 2/15। आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। तो ये CDF की वैल्यू आ गई एट 0। इसी तरह अगर CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F CDF की वैल्यू एट 1 निकालनी है, अब इसमें x की जगह 1 है, तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटीज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू 1 है। 1 तक जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम है, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू 1 में। अब क्योंकि इसमें x की दो वैल्यू 0 और 1 ये शामिल होंगी, यानी प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1 या f0 प्लस f1, ये दो वैल्यूज हम इसमें यूज करेंगे। तो f0 x0 रख के निकाल दिया 4/30 है, f1 तो इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर प्लस 4 ये 5/30 है, तो इसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया 3/10। तो ये आपके पास CDF आ गया एट 1, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज आ गए अप टू 1। इसी तरह अगर आपने CDF निकालना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट 2, तो ये उन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम है जो अप टू 2 है, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू 2 है आपके पास। तो इसमें कौन कौन से आपके पास प्रोबेबिलिटीज है, 0 पर है, 1 पर है और आपके पास जो है वो 2 पर है। तो इसमें f0 है, f1 है और f2 इन तमाम ये 2 तक ये तीन वैल्यूज हैं x की 0 1 2, तो इन तीनों वैल्यूज पर हम प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनका सम ले लेंगे। तो ये जो आपके पास फंक्शन है प्रोबेबिलिटी का, इसमें पुट करके हमने f0 f1 f2 निकाल लिया है और इसको हमने सम ले लिया है। तो ये CDF की वैल्यू एट 2 आ गई है, यानी अप टू 2 सारी प्रोबेबिलिटीज का सम। इसी तरह CDF की वैल्यू निकालते हैं अप टू 3, तो अब इसमें वो सारी वैल्यूज है 0 1 2 3 तमाम की प्रोबेबिलिटीज का सम हमने लिया है। और ये जो सम है हम x की वैल्यूज को इसमें पुट करके प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लेंगे। 0 रखेंगे 4/30 है, 1 रखेंगे तो ये 5/30 है, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 है, 4 प्लस 4 8/30 है, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 ये 13/30 है। तो ये लास्ट में जो आपके पास सम होगा, क्योंकि ये तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम है तो ये इट मस्ट बी इक्वल टू 1। जब सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर लेंगे तो आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये 1 आपके पास आएगा। तो आप जरूरी नहीं कि आप ये जो इंटीजर वैल्यूज पे CDF निकालें, आप किसी भी वैल्यूज पे CDF निकाल सकते हैं। जैसे ये 1.7 है, इसको पर हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF की वैल्यू निकालनी है f एट 1.7। तो अब इसके अंदर हम x की वो तमाम वैल्यूज यूज करेंगे वो अप टू 1.7 हो। तो अब x की कौन कौन सी वैल्यूज है अप टू 1.7? अप टू 1.7 का मतलब है वो सारी वैल्यूज विच आर इक्वल टू और लेस देन 1.7। तो अब आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज है 0 और 1, जो कि या तो 1.7 के बराबर है या 1.7 से छोटी है। 1.7 के बराबर कोई वैल्यू नहीं, अगर आप 2 लेंगे तो ये वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 1.7, तो इसके अंदर ये वैल्यू शामिल नहीं होगी। कौन कौन सी वैल्यू शामिल होगी रैंडम वेरिएबल की? 0 और 1। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रैंडम वेरिएबल की एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1, यानी f0 और f1 की वैल्यूज निकाल के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये f एट 1.7 CDF एट 1.7 हमें मिल जाएगा 3/10। इस तरह अगर CDF एट 4.3 हम निकाल रहे हैं
तो इसमें हमने x की वो सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज लेनी है जो अप टू 4.3 है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x अप टू 4.3, यानी ऐसी x की सारी वैल्यूज जो कि 4.3 के बराबर हैं या उससे कम है। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की जो 4.3 के बराबर या उससे कम है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये 4 वैल्यूज गिवन थी, चारों की चारों जो है लेस देन 4.3 है, तो ये सारी शामिल होंगी। तो इन सब वैल्यूज पर प्रोबेबिलिटीज को निकाल के हम ऐड कर लेंगे, यानी एफ एट 0 प्लस एफ एट 1 प्लस एफ एट 2 प्लस एफ एट 3। ये स्मॉल एफ जो है प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसके अंदर क्योंकि सारी ही एक्स की वैल्यूज आ रही हैं तो इनका सम आपके पास जो है वो 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो सी डी एफ है उसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो सी डी एफ की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको हम यूज कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये उन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम है जो अप टू एक्स है, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज लेस देन और इक्वल टू एक्स। उन तमाम प्रोबेबिलिटीज का हम सम ले लेंगे जो एक्स के बराबर या एक्स से कम हो, तो ये हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल जाएगा, यानी सी डी एफ। सही है। तो अब ये जो आपके पास यानी एफ एक्स को अगर मैं अब एक फंक्शन के तौर पे अगर लिखूं, ये जो मेरे पास एफ एक्स मैंने निकाला है, इसकी वैल्यू ये जो आपने निकाली थी इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन था जिसमें रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू 0 1 2 3 है। तो अब जो इसका सी डी एफ है उसको हम एक फंक्शन के तौर पर किस तरह लिख सकते हैं? तो इसमें अब इसका क्या तरीकेकार है किसी सी डी एफ को फंक्शन के तौर पर लिखने का? तो इसमें जो आपके डिफरेंट पीसेस होंगे, ये एक पीस वाइज फंक्शन होगा। पीस वाइज फंक्शन ये होता है, इसमें एक फंक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो डिपेंड करती हैं एक्स की वैल्यूज पर। तो हर जो इसके अंदर फॉर्म होती है वो एक पीस कहलाता है। अब इसको हम एज ए पीस वाइज फंक्शन लिखेंगे तो इसमें जो रैंडम वेरिएबल की सबसे पहली वैल्यू थी यानी 0, तो अगर x इज लेस देन 0 हो तो वहां पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं है तो जो वहां पे जो सी डी एफ है उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 0 होगी। यानी अगर x इज लेस देन 0, x की वैल्यू 0 1 2 3 हमने डिफाइन की है, तो जो लोवेस्ट वैल्यू है पहले हम x को बताते हैं कि अगर x लेस देन 0 हो तो उसके लिए जो सी डी एफ है वो 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो वैल्यूज है x की वो 0 1 2 3 है, तो अब इसको इंटरवल में बताएंगे। अब जैसे अगर x बिटवीन 0 एंड 1 है और इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू 0 है, ये आपके इंक्लूड होगी, यानी x इसके बराबर होगा। 0 से 0 इसके अंदर इंक्लूड है, इक्वलिटी है, लेकिन जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू है x उससे लेस देन होगा, इसमें इक्वलिटी नहीं होगी। यानी x जो है वो फ्रॉम 0 to 1 है और इसमें 0 इंक्लूड है। इस तरह जो नेक्स्ट इंटरवल होगा वो फ्रॉम 1 to 2 होगा, इसमें 1 इंक्लूड होगा। यानी जो लेफ्ट हैंड पर जो आपके पास पॉइंट है वो इंक्लूड होगा और जो राइट हैंड साइड पर जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो हम इंटरवल बना लेंगे, जैसे ये x की वैल्यूज आपको जो दी हुई थी 0 1 2 3 है, तो एक तो x लेस देन 0 के लिए आप सी डी एफ की वैल्यू बताएंगे, फिर एक इंटरवल बताएंगे 0 से 1 तक, इसमें 0 इंक्लूड होगा 1 इंक्लूड नहीं होगा। फिर दूसरा इंटरवल होगा 1 से 2 तक, इसमें 1 इंक्लूड होगा और 2 इंक्लूड नहीं होगा। और फिर तीसरा इंटरवल होगा 2 से 3 तक, इसमें 2 इंक्लूड होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा। और आखिर में अगर x इज ग्रेटर देन 3 है, तो इस तरह जो आपकी जो पूरी जो रियल लाइन है वो आपकी पूरी रियल लाइन जो है वो इसमें कवर हो जाएगी। यानी जो आपके पास जो पूरी रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, उसको आप इस तरह x की गिवन वैल्यूज के हिसाब से जो है ब्रेक कर लेंगे डिफरेंट पीसेस में। तो अब लेस देन 0 के लिए तो एफ एक्स जो था आपके पास वो 0 था सी डी एफ, और दूसरा अगर x जो है 0 से 1 तक हो जिसमें 0 इंक्लूड है, तो अब इसमें क्योंकि 0 इंक्लूड है तो f0 की जो वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी सी डी एफ एट 0, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये आप कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं, तो ये आपके पास आया था 2/15। तो अगर f 0 के बराबर है तो जो आपके पास सी डी एफ है उसकी वैल्यू 2/15 है, तो ये आपके पास सी डी एफ की वैल्यू आ गई 2/15। अगर x बिटवीन 0 एंड 1 है जिसमें 0 इंक्लूड है, तो 0 से 1 तक अगर 1 से लेस आपके पास x की वैल्यू, उन सब के लिए जो सी डी एफ होगा आपके पास 2/15 होगा। अगर आप इसको ग्राफ में दिखाएं, ग्राफ में आप किस तरह दिखा रहे हैं, अगर x इज लेस देन 0 है तो उसके लिए जो सी डी एफ है उसकी वैल्यू 0 है, तो ये जो आपके पास सी डी एफ का जो लाइन बनेगी वो x एक्सिस पर बनेगी, x एक्सिस पर जहां पे इसकी वैल्यू 0 है। अब देखें 0 के ऊपर मैंने जो ये पोर्शन है इसको शेड नहीं किया, इसका मतलब है 0 जो है इस पार्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये जो पार्ट है ये x लेस देन 0, इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अगले वाले पीस में है। ठीक है, तो जो अगला वाला पीस है जो फ्रॉम 0 to 1 है, तो अगर x आपके पास 0 से 1 हो, यानी ये 0 से 1 हो, तो उसके लिए जो सी डी एफ है आपके पास वर्टिकल एक्सिस पर आप सी डी एफ को प्लॉट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x को,
तो अगर x 0 है तो फिर fx की वैल्यू 2/15 है, तो ये 0 के अगेंस्ट मैंने यहाँ पर जो है इस पोर्शन को शेड किया हुआ है। इसका मतलब है 0 की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ये जो आपको होल बना हुआ है ये शेडेड नहीं है। 0 की वैल्यू 0 के ऊपर fx की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, 0 के ऊपर fx की वैल्यू 2/15 है, और 1 तक ये जो वैल्यू है 2/15 रहती है, तो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। ठीक है, यानी अगर x बिटवीन 0 एंड 1 हो, जिसमें 0 इंक्लूड हो 1 इंक्लूड नहीं हो, तो इस पूरे पोर्शन के लिए जो CDF की वैल्यू है वो 2/15 है। लेकिन 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 2/15 नहीं है, इसलिए 1 के ऊपर ये जो पोर्शन है इसको मैंने शेड नहीं किया। 1 के अगेंस्ट इसकी जो वैल्यू वो इस पोर्शन से मिल रही है ये 3/10 है। तो CDF की वैल्यू एट 1, ये जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ऊपर ही हमने सारी कैलकुलेशन करी है तमाम एंड पॉइंट्स पर, तो CDF एट 1 इसकी वैल्यू है 3/10। इस तरह CDF एट 2 जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास है 17/30। तो अब जो हम इसको लिख रहे हैं CDF को एज ए फंक्शन, तो x इज लेस देन के लिए इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, और फिर जब x बिटवीन 0 एंड 1 है, जिसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट 0 इंक्लूड है और राइट हैंड पॉइंट 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसके लिए fx की वैल्यू 2/15 है। और फिर जो नेक्स्ट आपके पास x का इंटरवल है 1 से 2 तक, जिसमें 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है, तो f1 जो है वो 3/10 है। ये पूरी वैल्यू 1 से लेकर 2 तक चलेगी। 2 इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो जब x जो है फ्रॉम 2 to 3 होगा, तो इसके लिए fx की वैल्यू जो है वो 17/30 है, ये f2 के बराबर है। तो ये जो f2 आपके पास, ये आपने निकाला था यहाँ से CDF एट 2, ये 17/30 है। अब अगर ये जो आप पूरा पोर्शन ले रहे हैं फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 तक, ये जो पूरा पोर्शन है आपके पास 2 से 3 तक, यानी अगर x 2.1 भी हो, तो इसके लिए जो आपके पास CDF होगा, इसकी वैल्यू 17/30 रहेगी, यानी 2 पर भी होगी, 2.1 पर भी, 2.11 पर भी, 2.22 पर भी, 2.3 पर भी, 2.54 पर भी, 2.9 अप टू लेस देन 3 तक जितनी भी वैल्यूज है इस पूरे पोर्शन पर, जो CDF की वैल्यू है वो 17/30 रहेगी। ठीक है, तो जब x लेस देन 0 है, तो ये आपके पास CDF की वैल्यू है, ये पोर्शन है आपके पास रेड कलर से शो कर रहा हूँ 0, और 0 से 1 तक CDF की वैल्यू 2/15। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है 2/15, 1 तक है, फिर 1 से 2 तक fx की वैल्यू है 3/10, फिर 2 से 3 तक fx की वैल्यू है 17/30। ठीक है ना, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है, डिफरेंट पीसेस बन रहे हैं, जिनमें ब्रेक है आपके पास, जंप है। अच्छा, और जब 3 होगा तो 3 के ऊपर CDF की वैल्यू क्या होगी? 3 जो है आपके पास, उस पर CDF की वैल्यू आपने निकाली थी, CDF एट 3, इसमें तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम है, तो ये 1 है। तो अगर x 3 हो या फिर 3 से ज्यादा हो, उन तमाम वैल्यूज पर 3, 3.1, 4, 4.7 जो भी है, उन सब पर जो है CDF की वैल्यू 1 होगी। तो ये जो है किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो CDF है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको फंक्शन में लिखने का तरीका है। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरीके का होगा कि इसके अंदर जो पोर्शन होंगे वो इस तरह होंगे जैसे स्टेयर्स आपके पास होती हैं, ऊपर जा रही हो। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये स्टेप अप फंक्शन है। यानी स्टेप अप फंक्शन का मतलब ये, जैसे अगर आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हो, अगर आप एक ही सीढ़ी पर रहेंगे तो वहां पर आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी ये पोर्शन। लेकिन जब आप नेक्स्ट ऊपर वाली सीढ़ी पर जाएंगे तो फिर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेप अप, या तो आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई पोर्शन ऊपर है उसके बाद अगला पोर्शन नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये स्टेप अप फंक्शन होता है। स्टेप अप फंक्शन जो है, यानी इसके जो पोर्शन होते हैं ऊपर जा रहे होते हैं। तो जो आपका CDF बनेगा हमेशा वो स्टेप अप बनेगा, इस शेप का होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें एक और एग्जांपल आपको करवाता हूं, जिसमें आप जो है वो CDF को लिखते हैं। अब जैसे ये आपके पास है, हम CDF को जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन से किस तरह मालूम करते हैं, तो इसके अंदर हमने यही किया, यानी जो कैपिटल FX है CDF है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम स्मॉल FX प्रोबेबिलिटी फंक्शन से किस तरह मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ऑल प्रोबेबिलिटीज हैं विच आर इक्वल टू लेस देन x। तो अब जैसे ये फर्ज करें आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, और ये आपके पास जो है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। तो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज इसमें पुट करके हमने प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू निकाल ली, F1, F2, F3, F4। तो अब जो CDF होगा एट 1 वो जस्ट F1 के बराबर होगा, CDF एट 2 वो F1, F2 का सम होगा, CDF एट 3 वो F1, F2, F3 का सम होगा, और CDF एट 4 वो F1, F2, F3, F4 का सम होगा, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगा। तो अब हम इसका CDF लिखते हैं। तो पहले हम CDF की वैल्यूज, ये जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, इन पर निकाल लेते हैं, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर। सबसे पहला काम आपका ये है। F1 आपने निकाल लिया, तो ये
प्रोबेबिलिटी एट 1 है, ये F1 है, ये 2/5 है। ये जो आपने ऊपर F1 की वैल्यूज निकाली हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने CDF निकाला एट 2, तो जो कम्युलेटिव आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट 2 है, तो उसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2, इनका सम है। ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 2 है, यानी ये स्मॉल f1 प्लस स्मॉल f2, ये जो प्रोबेबिलिटी एट 1 एंड प्रोबेबिलिटी एट 2 इसका सम है, ये पुट करके हमें इसकी वैल्यू निकाले। इस तरह जो CDF एट 3 है, तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है 1 2 3 पर अप टू 3 प्रोबेबिलिटीज का सम है, ये हमने इसकी वैल्यूज निकाली 9/10। इस तरह जो CDF एट 4 है, ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू 4 है, तो यानी ये तमाम प्रोबेबिलिटीज 1 2 3 4 का सम है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आएगा। तो पहले हमने ये जो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इनके ऊपर हमने CDF की वैल्यूज निकाली। अब CDF को आप एज ए फंक्शन किस तरह लिखेंगे, तो मैंने बताया इसका क्या तरीका है। अब इसमें एक पोर्शन बनेगा आपके पास लेस देन 1 के लिए, एक इंटरवल होगा 1 से 2 तक, जिसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और 1 के ऊपर जो F1 की वैल्यू आपने निकाली है वो ये है 2/5। फिर दूसरा आपके पास इंटरवल होगा 2 से 3 तक, जिसमें 2 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, लेफ्ट हैंड पॉइंट इंक्लूड होगा, वहां पे इक्वलिटी होगी, राइट हैंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, वहां पे इक्वलिटी नहीं होगी। तो ये जो F2 है ये आप निकाल चुके हैं 7/10। इस तरह तीसरा आपके पास जो इंटरवल बनेगा 3 से 4 तक बनेगा, और फिर लास्ट में बनेगा 4 या 4 से ग्रेटर देन, तो ये जो है आपने ये अब fx को हम फंक्शन के तौर पर लिख रहे हैं, एक x लेस देन 1। इसके लिए CDF की वैल्यू 0 है, क्योंकि वहां पे कोई प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं की हुई आपने, वो प्रोबेबिलिटी 0 है। जो x की वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उन तमाम वैल्यूज पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है। जैसे 0 पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है, -1 पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है, ठीक है। 1.1 है, उस पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0, सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर प्रोबेबिलिटी डिफाइन है। तो एक आपके पास x लेस देन 1 है, इस पर CDF 0। फिर आपने एक इंटरवल डिफाइन किया फ्रॉम 1 to 2, इसमें 1 इंक्लूड है, तो ये F1 की वैल्यू के बराबर है पूरे पोर्शन के लिए 2/5। दूसरा इंटरवल 2 से 3 तक, इसमें 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, लेफ्ट हैंड पॉइंट इंक्लूड होगा, तो ये F2 के बराबर है जो आपने निकाला था 7/10। तीसरा आपके पास इंटरवल है कि अगर x बिटवीन 3 and 4 इसमें 3 इंक्लूड है, तो ये F3 के बराबर है CDF एट 3 जो 9/10 है। और चौथा पोर्शन आपके पास है कि अगर x इज इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4 हो, तो इस पर जो है तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है, तो ये F4 की वैल्यू है 1। अब ये तो इसको हमने फंक्शन के तौर पे लिखा, अब इसको ग्राफ के तौर पे आप किस तरह लिखेंगे, तो ग्राफ के तौर पे जब आप इसको बनाएंगे तो हमेशा याद रखें इसका जो ग्राफ होगा हमेशा स्टेप अप फंक्शन होगा। तो अब इसमें एक आपके पास ये पोर्शन है x इज लेस देन 1, ये आपने बना दिया। फिर x लेस देन 1 के लिए क्योंकि CDF 0 थी, पूरा रेड पोर्शन आ गया x एक्सिस के ऊपर। फिर 1 से 2 तक इसकी जो वैल्यू है CDF की वो 2/5 है। इसमें आ रखे 1 के ऊपर वैल्यू यहाँ पर है, ये जो पोर्शन शेड हुआ हुआ है यहाँ पे जो है शेड नहीं किया हुआ, 1 पर वैल्यू यहाँ पर नहीं है। इस तरह 2 के ऊपर वैल्यू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे हमने शेडिंग नहीं करी हुई, 2 के ऊपर इसकी वैल्यू ये है जहाँ पे शेड किया हुआ है, यानी F2 जो है आपके पास वो 7/10 है। तो 2 से 3 तक F2 जो CDF है आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे, इसकी वैल्यू 7/10 है। और 3 से 4 तक जो पोर्शन है, इसमें ये जो 3 वाला पोर्शन इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो 3 से 4 तक इसकी जो वैल्यू है F3 के बराबर है 9/10। और 4 या 4 से सारी वैल्यूज से ऑनवर्ड कोई भी वैल्यू जो 4 के बराबर हो, तो उसके ऊपर CDF की वैल्यू 1 है, या 4 से बड़ी हो तो 1 है। 1 का मतलब है कि अब ये जो 4 से आगे जितनी भी वैल्यूज है सबके लिए CDF की वैल्यू 1 है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसको आप जहां तक चाहें स्केच कर सकते हैं। तो ये आपके पास CDF का ग्राफ है जो कि हमेशा स्टेप अप फंक्शन होगा, हर अगला पोर्शन पिछले पोर्शन से ऊपर होगा, और कोई भी जो एक पोर्शन है वो हॉरिजॉन्टल होगा, उस पे वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आप ये समझ गए इन एग्जांपल से कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन हो तो उसको यूज करके आप जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है CF, उसको आप किस तरह मालूम करेंगे, और फिर आपको ये आना चाहिए उसको आप एक फंक्शन के तौर पर किस तरह लिखेंगे, वो एक पीस वाइज फंक्शन के तौर पर लिखा जाएगा। तो उसके डिफरेंट पीसेस आप किस तरह बनाएंगे, और उसके लिए x की वैल्यू किस तरह आप सेट करेंगे, और फिर उसका ग्राफ आप किस तरह बनाएंगे। तो उसका जो ग्राफ होगा आपके पास वो हमेशा जो है वो एक स्टेप अप फंक्शन होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है? आपको किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक बात क्लियर है?